इस बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह का ये पहला कश्मीर दौरा है। अब तक अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष के नाते ही कश्मीर के दौरे पर गए हैं, यानी इस बार मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ सरकार में नंबर 2 की हैसियत भी है। अमित शाह की पहचान टारगेट सेट कर उसे हासिल करने की रही है। ऐसे में अब एक्शन की बारी। 2 दिनों के दौरे से गृह मंत्री राज्य के अलगाववादियों और आतंकवादियों को स्पष्ट संदेश देंगे। अमित शाह अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे। वहीं राज्यपाल से मिलकर राज्य के हालात का भी जायजा लेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे, यानी कि सियासी नुमाइंदों से वो मिलेंगे। लेकिन क्या अलगाववादियों से कोई बात होगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। सवाल इसीलिए क्योंकि 2 दिन पहले ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ये कहा था कि अलगाववादी सरकार से बात करना चाहते हैं। गृह मंत्री के सामने लक्ष्य ये है कि कैसे राज्य में आतंकवाद का खात्मा हो और शांति व्यवस्था कायम हो। अब बड़ा सवाल ये है कि कश्मीर में आतंकवादियों और उनके पाले पोसे जा रहे आतंकियों से कैसे निपटा जाएगा। इसी के साथ ये भी कि क्या अब संपूर्ण सफाई का अभियान शुरू हो चुका है और क्या वो इसी साल हो जाएगा। आसार है, क्योंकि आतंक की दुकानों पर जो सख्ती मोदी सरकार के पहले दौर में ही शुरू हुई थी, वो दूसरे दौर में भी शाह के गृह मंत्री बनने के बाद और तेज होती जा रही है। तो क्या शाह नीति से पस्त होंगे पाकिस्तान परस्त? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। पहला सवाल, कश्मीर में संपूर्ण सफाई का टाइम अब आ चुका है। दूसरा सवाल, और अब तीसरा सवाल ये कि सुरक्षित अमरनाथ यात्रा से शाह का आरंभ होगा क्या? चुनौती बड़ी है। सवाल अगला ये कि सरदार 2 यानी कि सरदार पटेल 2 कश्मीर में अब कितने असरदार होंगे, क्योंकि उनकी तुलना, अमित शाह की तुलना सरदार से की जा रही है। और इसी के साथ ये भी कि कश्मीर से पहले क्या हुर्रियत अब उनके दौरे से पहले डर चुकी है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चर्चा की शुरुआत करें। पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। उससे पहले ये बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। पुलवामा के त्राल में आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा है इस वक्त। एक आतंकी इसमें मारा गया है। जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ड्रोन से जंगल में आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा बलों के साथ आपको बता दें, सीआरपीएफ और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन है ये। इसमें फायरिंग भी हो रही है। एसओजी की टीम भी इसमें शामिल है। एक आतंकी को मार दिया गया है, जो खबर आ रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी, लेकिन अब ये स्पष्ट नहीं है कि और कितने आतंकी छिपे हो सकते हैं। क्या ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है। चारों तरफ से घेरा हुआ है। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान सेना ने ड्रोन से जंगल में आतंकियों की तलाशी हो रही है, यानी जहां भी छिपे होंगे चुन चुनकर हिसाब बराबर होगा। आज ही अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी जा रहे हैं। आपको हम लगातार बता रहे हैं, गृह मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। 2 दिन के दौरे में वो सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। अमरनाथ गुफा जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे अमित शाह। पुलवामा हमले में शहीद एसएचओ अरशद खान के परिवार से भी मुलाकात करने के लिए वो जाने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी का, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका जम्मू कश्मीर का दौरा है। सबसे मिलते हैं वो। जो भारत माता की जय कहे वो सबसे मिलेंगे। और जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले लोग हैं, उनसे तो कभी नहीं मिलने वाले हैं। तो अमित शाह जी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और जो कार्यक्रम तय होते हैं वो पहले से तय होते हैं। अगर किसी ने मिलने का समय मांगा होगा तो उसको भी समय दिया जाएगा। उनके जाने से कश्मीर की हालत में कोई अंतर आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कश्मीर को लेकर जो नीति है वो सही नहीं है। जब तक वहाँ के स्थानीय लोगों को, राजनीतिक दलों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, तब तक कश्मीर की स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो चर्चा में मेरे साथ कौन है, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। कर्नल रिटायर शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सुनील पंडित,
कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर में रहे, वहां पर काम किया, वहां पर कश्मीरी पंडितों की समस्याओं से रूबरू हुए और वहां के हालातों पर भी बारीक नजर रखते हैं, उनसे भी जानेंगे। साथ ही शेख मंजूर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार हैं। सर ने भी बहुत वहां पर काम किया है और लगातार वहां की राजनीति को भी बहुत करीब से देखा है, तो उनसे भी इस मसले पर पूरी उनकी राय हम जानेंगे। प्रिया शर्मा है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुकी हैं मेरे साथ। आशुतोष मिश्र हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आशुतोष आपका। बसीर अहमद नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत वेलकम यानी स्वागत है। लेकिन प्रिया, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। सवाल यह है कि अमित शाह जा रहे हैं, बहुत उम्मीदें हैं, उनके लिए चुनौती भी है। क्या अलगाववादियों से बातचीत होगी? क्या संभव है? पयोधी, ऐसा है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जब भी आप कभी शुरुआत करते हैं तो हमेशा मस्तक पर आप टीका लगाकर करते हैं। तो मैं इस यात्रा को उसी तरीके से देख रही हूँ। ये जो विजिट है उनकी, वो इस प्रकार से देख रही हूँ कि वो अमरनाथ जाएंगे, वहां पर एक स्पेशल पूजा रखी गई है, वो उसमें दर्शन करेंगे वहां पर बाबा बर्फानी के, और उसके बाद फिर आगे वो बढ़ेंगे और बहुत सारे अलग अलग मीटिंग्स को एड्रेस करेंगे और वो बातचीत के सिलसिले को भी आगे देखेंगे और वो देखेंगे ओवरऑल सिक्योरिटी क्या है। आप देखिए, पिछले 1 साल से जब वो भाजपा के अध्यक्ष थे, तब उस वक्त से ही वो हर जगह जहां जहां पर भी अपने पब्लिक एड्रेसेस में ये कह रहे थे कि जो सिक्योरिटी है कंट्री की, जो कंट्री के अंदर की सिक्योरिटी और कंट्री के बॉर्डर्स की जो सिक्योरिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन सबको खदेड़कर बाहर करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। हमें सुनिश्चित करना है कि हमारे भारतीयों की सुरक्षा कि चाक चौबंदी बढ़िया हो। ठीक है प्रिया। हालांकि मेरा सवाल यही था कि क्या बातचीत संभव है इस दौरान, वॉकिंग द टॉक। ठीक है प्रिया, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सुशील पंडित, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो बातचीत की बात निकलकर आई है, सत्यपाल मलिक के जरिए ही आई हो, इसे हम क्या समझें? सरकार ने नीति बदल ली या फिर अलगाववादियों ने नीयत बदल ली? देखिए, इसका संदर्भ ये है कि पाकिस्तान की हालत खराब है और इधर अलगाववादियों पर, आतंकियों पर, जिहादियों पर दबाव बड़ा है। उन्हें हर रोज नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जरूर संदेश आया होगा कि अब आप कुछ मोहलत का जुगाड़ कीजिए, हमारी ओर से बहुत कुछ की गुंजाइश मत रखिए, क्योंकि बातचीत बंद है और इधर भारत का रवैया कड़ा है। आपको बचना है, समय निकालना है और अच्छे समय का इंतजार करना है। इसीलिए ये जो नरमी दिखाई जा रही है, बातचीत की पेशकश के लिए हामी भरी जा रही है, ये उसी का नतीजा है। और वो ये भी जानते हैं कि भारत का मिजाज लगातार इतिहास में ऐसा रहा है कि जब भी हाथ थोड़ा ऊपर होता है तो दिल थोड़ा बड़ा हो जाता है। चाहे आपने 71 का युद्ध जीता हो और फिर मेज पर आपने सब कुछ लौटा दिया हो, ये पृथ्वीराज चौहान माइंडसेट है। आप बार बार जीतने के बाद बाजी हाथ से जाने देते हैं। तो अब भी इस सरकार से भी यही इनको शायद उम्मीद होगी कि अभय करेंगे। ये जीत गए हैं, इनको बार बार कहिए कि आपको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, आप बहुत ताकतवर हैं, अब आप दिल बड़ा कीजिए, आप कश्मीर की तरफ थोड़ी दरियादिली दिखाइए। और मुझे डर है कहीं इस हवा में, इस अभय के मूड में वो कुछ ऐसी वहां घोषणाएं ना कर दें जिससे कि पता चले कि आपने रियायतें देकर फिर से इस अधमरे सांप को जिंदा कर दिया। आज सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि गृह मंत्री होने के नाते, क्या जैसा कि अभी सुशील इस बात को कह रहे थे, बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है क्या? देखिए, पहली बात यह है कि जो अमित शाह जी का विजिट हो रहा है, इसका प्राइमरी मकसद यही है कि वो अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का जायजा लेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे अहम मुद्दे जहां पर है। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस विजिट के दौरान कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए। हालांकि गवर्नर ने कहा है कि हुर्रियत रेडी है, लेकिन कल ही बयान आया मीर वाइज फारूक साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि ओनस सेंटर गवर्नमेंट पर है कि बातचीत शुरू करने के लिए। सर, मेरा सवाल यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको पलट के आप ही से पूछती हूँ, क्या हमें करनी चाहिए? क्यों करना है भाई? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं? यह है, अगर कुछ लोग मिसगाइड, हुर्रियत क्या है? हुर्रियत कुछ नहीं है वो मैं बात, लेकिन एक बात मैं कर रहा हूँ, ये पहली बात नहीं है कि हमने हुर्रियत या सेपरेटिस्ट के साथ बात नहीं की है।
अगर आप देखेंगे वाजपेयी जी के जमाने में है, जो ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो जिनका कोई वजूद ही नहीं है, क्या हुर्रियत? सारे हुर्रियत वाले पाकिस्तान की बात नहीं है, वो है क्या? उसका वजूद क्या है? हम क्यों बात करेंगे उससे? सही आपने कहा। फिर गवर्नर साहब ने ये क्यों कहा कि ये वो बातचीत करने के लिए तैयार? सर, क्योंकि वो बौखला गए हैं। हुर्रियत के अलगाववादी जो नेता हैं वो बौखला गए हैं, उन्हें अब डर लग रहा है, इसलिए उन्होंने कहा। ये बात आप जानेंगे बखूबी। देखिए, बातचीत पिछले 20-25 सालों से बराबर जारी है। बीच में इसमें इंटरप्शन भी हुआ है, चाहे वाजपेयी जी का दौर रहा, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का दौर रहा, हमेशा बातचीत रही है और हर्ज नहीं है अगर वो आ जाएंगे। आना है आपके पास। बस प्रिया, मुझे आपसे रिएक्शन चाहिए। रामविलास पासवान गए थे, दरवाजा बंद कर लिया था इन अलगाववादियों ने, तो अब हम कैसे दिल बड़ा कर लें फिर? देखिए, आपको ना कुछ पहलू मैं बता देना चाहती हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हुर्रियत क्यों छटपटा रही है बात करने के लिए। असल में उनके जो आका बॉर्डर पार रह रहे हैं, पाकिस्तान के गर्दन पे एक बहुत बड़ी तलवार लटकी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। उसके कारण उसकी कमर भी टूट रही है। तो आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले से अभी कुछ प्रीवियस डेज से काफी वायलेंस में कमी आई है। और अब आप कुछ सालों से भी, एक आध सालों से भी आप देखेंगे तो पत्थरबाजों के जो वो इंसिडेंट्स होते थे जहां पत्थर फेंका जा रहा है, वो उसमें भी काफी कमी आई है। तो वैली का जो माहौल है वो काफी हद तक सुधर चुका है। बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ सुधरना बाकी है, बट हम जो इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं उससे वो बौखलाए हुए हैं। अब उनको अपना वजूद बचाने के लिए देर आस्किंग कि हमसे कोई बातचीत करें। आपने सबकी बातें लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको लगता है कि अब, मेरा सवाल बार बार यही है कि जो कोई ऐसा संगठन ही नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जो वहां पर किस तरह से बरकरार रहा है युवाओं को, हम उससे बातचीत करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक संगठन के वजूद को हमें देखना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या रहा है पूरे टाइम अब तक। 90 के दशक से आतंकवाद शुरू हुआ है कश्मीर में। इस संगठन ने, जिसको हम हुर्रियत बोल रहे हैं, इसने जब कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही थी, उनका एक सामूहिक संहार किया जा रहा था, तब ये हुर्रियत, इनको कश्मीरी पंडित के बारे में कोई इनके सहानुभूति नहीं थी इनके दिल में। इसके अलावा एक आम कश्मीरी के लिए इन्होंने क्या किया है? आम कश्मीरी की हालत, आम कश्मीरी का जो मस्तिष्क है वो फुल डेवलप्ड है, मगर उसको पूरा इस्तेमाल क्या हुआ है? कश्मीर में क्या उनको रोजगार के साधन हैं आम कश्मीरी के लिए? क्या वहां पर भयमुक्त वातावरण है? पाकिस्तान के इन्होंने, अलगाववादियों ने सोचा, हुर्रियत वालों ने सोचा कि पाकिस्तान पर भारत लगाम नहीं लगा पाएगा और हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस इसी तरह चलता रहेगा और राजनीतिक सामंतशाही हमारी बनी रहेगी। सामंतशाही का मतलब यह होता है कि अपना, हम सब कुछ हमारे लिए है, हम ही गरीबों का शोषण करते रहे। ठीक है। मगर इस वक्त ये हमने पाकिस्तान पर लगाम लगा दी है और हुर्रियत को पता लग गया है कि अब उसका कोई सपोर्ट कहीं बचा नहीं है, इसलिए वो बसीर अहमद इतना डर गए अब वही नेता जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे, अब ये आ गया है कि बातचीत कर लें। जी, मैं ये समझता हूं कि होम मिनिस्टर का जो पहला दौरा है इस गवर्नमेंट दोबारा बनने के बाद, अमित शाह का एज ए होम मिनिस्टर पहला दौरा है, इससे बहुत सी उम्मीदें लगाई गई हैं और उम्मीद ये की जा सकती है कि हुकूमत जो है वो किस तरह कश्मीर के इशू को निपटेगी। ये पार्लियामेंट के चुनाव के दरमियान जो बहुत सी बातें कही गई हैं और जो बोला गया है, उसके बाद अमित शाह जी ने आज जो दौरा रखा है, मेरे जो कोई साथी वहां बोल रहे थे वो कहते थे कि भाई अमित शाह तो वो अमरनाथ यात्रा में जा रहे हैं, पहले मत्था टेकेंगे उसके बाद वो करेंगे। अमित शाह की तरफ बहुत सी उम्मीदें लगाई गई हैं और जहां तक इस बात का तल्लक है कि कौन डर गया है कौन नहीं डर गया है, अमित शाह का ये दौरा आखिरी दौरा तो नहीं होगा और ना ही ये तवक्का की जा सकती है कि पहले ही दौरे में सारी चीजें हो पाएंगी। नहीं, मेरा सवाल आपसे तो सर, मैंने आपकी बात कोशिश ये की जा रही है। बसीर अहमद साहब, मेरा सवाल सर आपसे ये, आपको लगता है ना कि उनका डर ही तो है जो बातचीत की पेशकश वो लोग कर रहे हैं, उनका डर ही तो है, उनको जड़ों से उखाड़ने की कोशिश हो चुकी है, उनकी जमीन ही नहीं बची वहां पर। पहली बात सुन लीजिए, शायद आपको ये याद नहीं है
कि हुर्रियत को बनाने वाले भी दिल्ली के लोग हैं, उन्हीं की सर उखाड़ेंगे भी दिल्ली के लोग, उखाड़ेंगे भी दिल्ली के लोग, आप चिंता मत कीजिए। जिन्होंने हुर्रियत को बनाया वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं। सबका कमेंट मैंने ले लिया, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो सवाल यही है कि क्या शाह नीति से परस्त होंगे पाकिस्तान परस्त, क्योंकि बतौर आज अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण है उनका ये दौरा, क्योंकि आज कई मायने में ये देखा जाएगा कि किस तरह के फैसले वो लेते हैं और किस तरह की बातें, किस तरह का संबोधन वो करने वाले हैं। आशुतोष मिश्र, माफी चाहूंगी, ब्रेक से पहले मैं आपके पास नहीं आ पाई थी सर, आप रह गए थे। लेकिन सवाल मेरा आपसे यही होगा कि अब आपको लगता है कि अलगाववादियों का समय खत्म हो गया है, वक्त पूरा हो गया है, अब वो डर गए हैं और बातचीत के लिए सामने आ रहे हैं? सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि, लेकिन अगर आप असलियत ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो टेररिस्ट अटैक वैसे ही हो रहे हैं और सेना वैसे ही उनसे लड़ रही है और ज्यादा अच्छी तरह से उनकी धुलाई कर रही है। पर यहाँ पे एक बात सुशील पंडित जी ने बहुत अच्छी पहले वार्निंग दी थी कि ज्यादा मैंडेट आ गया तो दिल बड़ा ना हो जाए। मैं उसको दूसरी तरह से प्रस्तुत करना चाहूंगा कि अगर आप याद करें तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जो इसने पीडीपी के साथ हाथ मिला लिया था, और पीडीपी का प्रो पाकिस्तान चेहरा किसी से छिपा नहीं है। मतलब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पहले शपथ ली और फिर पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था। तो यहाँ पे शायद पंडित जी के दिल में ये एक हल्की सी वो पीछे की कसक है कि भारतीय जनता पार्टी कई बार जो है इस तरह से दलहित पहले रख देती है। दूसरी बात, प्रिया जी बता रही थी एफएटीएफ, तो पिछली जो एफएटीएफ की मीटिंग हुई थी उसमें चीन, मलेशिया, थाईलैंड ने पाकिस्तान की तरफ से बात करी थी और उसके बाद पाकिस्तान को कतार से $3 बिलियन का लोन मिला है। तो हम लोगों को एफएटीएफ पे बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए और इसका मतलब ठीक है वहां जीत होगी, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान के सर पे चीन और इस्लामिक कंट्रीज का हाथ है, अब भारत तक ये सर सुनिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ आशुतोष मिश्रा, मुझे ब्रेक लेना है छोटा सा, और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ। अगर भारत अपनी एक रणनीति के तहत अपने एक ऐसे राज्य को बचाना चाहता है जो हमारे दुश्मनों से घिरा है, जिसमें घरेलू आतंकवाद तो है ही और सीमा से लगा हुआ आतंकवाद भी है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? इसमें हम राजनीति क्यों करते हैं सर? देखिए, ये लड़ाई कोई आज से तो चल नहीं रही है ना, ये तो जो 1947 से चल रही है, तो कोई ऐसा है नहीं कि ये जो है पहली बार हुआ है। और जो ये सरकार है ये पहले 5 साल रह चुकी है, कोई नई सरकार नहीं है कि नया प्रधानमंत्री है, पुराना प्रधानमंत्री है, या तो आप राजनाथ सिंह जवानों ने शहादत दी है, ऐसे एक्शन कभी नहीं हुआ। मेरी मजबूरी है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। सुशील, आपसे इस पर जवाब लूंगी, बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे। और चलिए वापस लौटते हैं चर्चा पर। दरअसल चर्चा इस बात को लेकर है कि अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा है, अमरनाथ यात्रा को लेकर वो जो सुरक्षा है उसकी समीक्षा करने वाले हैं, सत्यपाल मलिक से उनकी मुलाकात भी होनी है। लेकिन इसी बीच चर्चा ये भी है कि क्या अलगाववादी नेता जो बातचीत की पेशकश की बात कर रहे थे, क्या उनसे कोई बातचीत होगी? सवाल महत्वपूर्ण इसलिए उठ जाता है कि भाई उनसे बातचीत करनी ही क्यों है, उनका अस्तित्व क्या है? क्या वो ये हक, ये ओहदा रखते हैं कि देश के रक्षा मंत्री उनसे बातचीत करें? सुशील, पायो जी देखिए, ये हुर्रियत है क्या? इस हुर्रियत में वो जेकेएलएफ है जिस पर भारत ने प्रतिबंध लगाया है। ये वही जेकेएलएफ है जो हमारी नस्ल कुशी के लिए, हमारे जाति संहार के लिए जिम्मेदार है 1990 के दशक में। वहां जमाते इस्लामी है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके फाउंडर नेता जो थे वो सैयद अली शाह गिलानी रहे, 3 बार एमएलए रहे, आज तक पेंशन ले रहे हैं, हुर्रियत के एक धड़े के नेता हैं। इस हुर्रियत में मसरत आलम है अहले हदीस का, जिसको जेल के अंदर रखा गया है, शब्बीर शाह है जिसको जेल में रखा गया है, आसिया अंद्राबी हैं। इन सब लोगों के हाथ वहां हमारे खून से सने हैं। इन्होंने वहां कत्लो गारत की है, इस मुल्क को तोड़ने की साजिशें की हैं, पैसा खाया है हवाला से, प्रॉपर्टीज बनाई हैं, ऐशो आराम किया है, बच्चों को पढ़ने भेजा है, बाहर सरकारी नौकरियों में लगवाया है। ये वो हुर्रियत है जो कश्मीर की कातिल है। ये अगर आज कान पकड़कर भारत के संविधान पर लेट जाएं और कहें कि हम इसके साथ हैं, तब भी इनकी तरफ नजर उठा के नहीं देखना है, इन पर मुकदमे चलने हैं, इनको फांसियां देनी है, ये वो लोग हैं। हाँ, सर, इनसे बात की जानी चाहिए।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि इस देश का जो कानून है वो हर राज्य में एक ही प्रकार से लागू होना चाहिए। यदि देशद्रोह उत्तर प्रदेश में अपराध है, दिल्ली में अपराध है, तो यही देशद्रोह कश्मीर में भी अपराध होना चाहिए। हाँ। ये लोग पाकिस्तान का पैसा खा रहे हैं, एक पूरी की पूरी जनरेशन को इन्होंने बर्बाद कर दिया, उनको आतंकवाद में डाल करके। नए नौजवानों को जिनको अपना भविष्य बनाना चाहिए, उनके हाथों में इन्होंने पत्थर पकड़ा दिए और खुद अपने रूमों में घरों में बैठ करके आराम से तमाशा देख रहे हैं पाकिस्तान का पैसा खर्च करवा करके। तो इनको बातचीत दे करके आप इज्जत देने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे अपराधियों को। इनको कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, इनके अपराधों का हिसाब किताब लिया जाना चाहिए। शेख मंजूर अहमद, ये सिरे से खारिज ही कर दिया जाना चाहिए। अगर ये बात उठी है तो इसे खारिज करें। और जो बात आ रही थी, चाहे 370 की बात हो, 35A की बात हो, परिसीमन की बात हो, फोकस हमारा वो होना चाहिए। देखिए, पहली बात आपको ये सोचना चाहिए कि इस वक्त शायद कुछ बातचीत की अमल भी शुरू नहीं होगी इस विजिट के दौरान। इसमें कुछ और मसाइल है, मसलन एक सिक्योरिटी के इश्यूज, रिलेटेड इश्यूज है, कमिंग इलेक्शंस जो कश्मीर में होने वाले हैं, इसके बारे में। लेकिन मेरा ये कहना है, जब हमारी हुकूमत नागालैंड के लीडरों के साथ, मुइवा के साथ आउटसाइड इंडिया बात कर रही है और इनके साथ एक एग्रीमेंट कर रही है, ये वही लीडर है जिसने कहा है नागालैंड को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। अगर उसके साथ बात हो रही है, यहां जो कुछ भी, अगर ये फ्रिंज एलिमेंट ही है, उनके साथ बात की जाए, उनको नेशनल मेन स्ट्रीम में लाया जाए, तो इसमें हर्ज ही क्या है? जो वहां पर जो है उससे जो है हालात अगर ठीक हो जाएंगे उनका। सर मेरा एक सवाल है आपसे, मैं आऊंगी सुशील आपके पास। सर मैं चाहती थी कि वक्त कम है तो मैं आप सब लोगों को समय दे दूं ज्यादा। मेरा सवाल ये है कि अब हमें ये सोचना है जो आप कह रहे हैं, या हमें ये सोचना है कि वहां पर रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, वहां पे लोगों को उनका अधिकार कैसे मिले, अभिव्यक्ति की आजादी, लोगों को सांस लेने की आजादी नहीं है। सर अभी आप लोग ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे। देखिए, ये भी मैं कहना चाहता हूं, जब वायलेंस हो, इसको पहले उस पर काबू पाना, उसको एड्रेस करना, हाँ। सबसे प्रायोरिटी रहती है। देन यू कैन कम फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड अदर इश्यूज। इसलिए अगर इससे वहां पर टोटली आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इस मसले की सिक्योरिटी बड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी, तो इसमें अगर उनके साथ बात 370, 35A, क्या ये लोग आतंकवाद का खात्मा के साथ साथ नहीं चल सकते? 35A जब तक एक अपराधी का सोशल बाइकाट नहीं होगा, अयोधी, यदि सोशल बाइकाट इन अलगाववादियों का नहीं होगा कश्मीर में, तब तक इनकी इमेज जो है पब्लिक की नजर में यही बनी रहेगी कि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आम आदमी से डरता रहेगा। दूसरी बात, हमें इनका औकात दिखानी है कि इनकी औकात है क्या। सुशील जी, इसके बाद नहीं, मैं सिर्फ ये कहना, आपको ये भी सोचना चाहिए, अगर सुशील जी को ज्यादा, ही मस्ट बी विटनेस टू दैट थिंग, 1990 में जो हालात थे उसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। और आज जो हालात है, इट इज कन्फाइंड टू ओनली साउथ कश्मीर में ही सारा कुछ जो इस वक्त चल रही है। ये उस वक्त हजारों की तादाद में फॉरेन जो है मिलिटेंट्स और आर्म्ड मैन, दे वर ऑपरेटिंग इन कश्मीर। और पिछले 25 साल के दौरान ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी रही है, उनको एलिमिनेट किया। लेकिन अब तक जो कदम उठा दिए गए, अब जिस दिशा में हम जा रहे हैं, तो हमें आगे बढ़कर देखना है कि आप नहीं चाहेंगे कश्मीर में, सर कश्मीर में दलित और पिछड़ों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो क्या उन्हें मंडल कमीशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें वो सारे लाभ नहीं मिलने चाहिए जिसकी दरकार उन्हें कब से है? बहुत छोटा सा कमेंट। दिक्कत ये है कि इसकी तुलना किसी और राज्य से नहीं की जा सकती। वहां पर अगर कोई राजनीतिक समस्या है तो उसका भारत के संविधान के दायरे में इलाज हो रहा है। कश्मीर में जिहाद चल रहा है, नंगा जिहाद चल रहा है, ISIS के झंडे हैं, पाकिस्तान के झंडे हैं, पैसा है, वहां निजाम मुस्तफा लाने की कोशिश हो रही है। वो क्या आपको दे पाएंगे? देखिए, इसमें ये भी देखना चाहे, इतने इलेक्शंस हुए और 60% से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया।